गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब एग्जाम का ज़्यादा खास समय बचा नहीं हुआ है। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर ले। चलिए, आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले पहले 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो बाबू, प्रतिरोध उसको कहते हैं जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे एक लाइन में आप बोलिएगा कि जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन भी कह दिया है कि इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो बाबू, प्रतिरोध के एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। फिर यहीं से पूछेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये सब जो आपका एसआई मात्रक है इसको आप कभी भी नहीं भूलिएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम होता है। मैंने जितना ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से था मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है, मैं फिर से इसको रिपीट करूँ। जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, जो धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, और यह केमिस्ट्री के जो 4 नंबर चैप्टर जो कार्बन तथा इसके यौगिक है उस चैप्टर का यह क्वेश्चन है। सजातीय श्रेणी क्या है, या हम इसको समजातीय श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसका जरा डिफिनीशन आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। कहा जाता है कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, मतलब कार्बन का एक ऐसा श्रृंखला होगा जिसमें एक ही प्रकार के क्रियाशील मूलक अर्थात प्रकारात्मक समूह होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह होते हैं, प्रकारात्मक समूह होते हैं, और उनके अणुसूत्रों के बीच में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। मतलब उसके जो सूत्र होते हैं उस सूत्र के बीच में कितना का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। इसी को हम लोग सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। तो समजातीय श्रेणी आपको समझ में आया होगा कि एक कार्बन का श्रृंखला होता है जिसमें एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह होते हैं, उनके बीच में CH2 का क्या होता है बाबू, अंतर होता है। उसको हम समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में अंतर हमने बताया है धातु अधातु में। धातु अधातु का पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप खनिज और अयस्क के बीच में अंतर 2 याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से आपको बताया गया होगा ऑब्जेक्टिव में कि आयोडीन की कमी से हम लोगों को क्या होता है, बोलिएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। और यहीं से एक क्वेश्चन और है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। डेंगू जो उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वह कहाँ रहता है, तो डेंगू वाला मच्छर साफ जल में होता है, गंदा जल आप टिक नहीं करिएगा। फिर चलिए देखिए, विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत क्रियाविधि का वर्णन करे। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा फिजिक्स का। देखिए, फिजिक्स में आपका क्वेश्चन दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। एक 2 नंबर में F बराबर R/2 भी दे सकता है, जिसको आप R बराबर 2F कहते हैं। तो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, और फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2 या R बराबर 2F ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर देखिए, जैसे कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत क्रियाविधि का वर्णन करे, इसको आप जरा याद कर जाएंगे। यह 5 नंबर में क्वेश्चन बनने की संभावना है, यह 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का वर्णन करे। डायनेमो भी आपसे पूछेगा, 5 नंबर का ही क्वेश्चन है फिजिक्स का। डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का वर्णन करे, आप इसे याद कर लेंगे। 2 नंबर में क्या पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसको भी आप जरा देख लेंगे, याद कर लेंगे। लघु पथन से आप क्या समझते हैं, लघु पथन भी फिजिक्स का है, शॉर्ट सर्किट जिसको आप कहते हो लघु पथन। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो उसमें कह रहा है कि निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, तो इसका रीजन है, आप उसको याद करिएगा। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र एग्जाम में एक चित्र बनाने के लिए देता है बायोलॉजी से, उसका आप फिगर एक बार देख लेना। और उसके बाद जैसे फिजिक्स का जो भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वह 4 चैप्टर से विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र पूछते हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर से होते हैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पूछते हैं।
है ना। उसके बाद आपका यही क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है फिजिक्स के लिए। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं जरा केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री का जो हम बात किए थे कि प्रकाश के अपवर्तन पर बात करेंगे और दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण पर बात करेंगे, इतना तो हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोगों का वीडियो होगा वो उस वीडियो में केवल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या देखेंगे? केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो हम आपको बताए हैं ये सब चैप्टर बहुत अपने आप में स्टैंडर्ड चैप्टर होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंटरव्यू से बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं। इतना बता दिया जाएगा। और जो जो चैप्टर होंगे उसके अंदर का जो बात होगा, जैसे फिजिक्स में जाइएगा तो तीसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में आपको दृष्टि दोष पढ़ना है। तो जो जो टॉपिक होगा, मेन टॉपिक होगा, मैं उसको लाकर समझा दूंगा और उसको कहूँगा कि याद आप कर ले। तो आज का जो हमारा सेशन है वह सेशन हमारा क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेना और अम्ल भस्म तथा लवण को भी कुछ सीख लेना। कि फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन बना था जिसको आप नोट करेंगे अपने कॉपी में, उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग 2 नंबर में पूछता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग और दूसरा पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग। आप इसको याद कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जैसे अवतल का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हम लोग सैलून में जाते हैं तो वहाँ पे कौन से दर्पण लगे होते हैं? अवतल दर्पण लगे होते हैं। सोलर कुकर में क्या होता है कि सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण के प्रयोग किए जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में अगर कहीं आ गया अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे 2 नंबर में, तो पहला आप लिख दीजिएगा कि इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, और एक और उपयोग इसका लिख दीजिएगा कि इसका उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। ठीक है। उत्तल का उपयोग भी बहुत है, जैसे आप देखते हैं गलियों के स्ट्रीट लाइट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं ना। तो बहुत सारे उपयोग हैं, आप उसको क्या करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जब उपयोग हो जाते हैं तो आपको न सिद्ध करने के लिए देता है कि F बराबर R/2। क्या देता है सिद्ध करने के लिए बाबू? F बराबर R/2। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। सिद्ध करे कि F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R/2 आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन आपके बनते हैं, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र भी आपको सिद्ध करने के लिए मिलेगा 5 नंबर में, जिसका दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। पांचवा क्वेश्चन बनता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र भी आपको देगा सिद्ध करने के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है। तो जैसे v को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, u को कहते हैं वस्तु दूरी और f को कहते हैं फोकस दूरी। तो याद रखिएगा कि पूछता है कि लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है फोकस। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं और अवतल को हम लोग अपसारी कहते हैं। प्रकाश क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि आपसे कहीं पूछ दे कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो सिद्ध करें कि F बराबर R/2। बाबू देखिए R बराबर क्या होता है? 2F होता है और एक F बराबर R/2 होता है। तो देखिए इसमें बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सवाल बनते हैं कि R को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या और F को कहते हैं फोकस दूरी। तो देखिए ना, वक्रता त्रिज्या फोकस का कितना है? तो 2 से जब गुना हो जाता है तो हम उसको 2 गुना कहते हैं। और देखिए ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का 2 से भाग हो जाता है तो वह क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। यहाँ से ये भी सवाल बन गए हैं। तो उसके बाद जब हम लोग पिछला चैप्टर जैसे आपसे आवर्धन है, अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक क्या है, आवर्धन क्या है, तो अपवर्तनांक को भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन सवाल बनते हैं अपवर्तनांक। इसको भी आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अपवर्तनांक को क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल c है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? c है। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं कि v है। निर्वात में प्रकाश की
चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल c है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, c है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो क्या है कि इसी को हम क्या कह दिए, अपवर्तनांक। क्या कहें, अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और n से क्या कर दिए, अपवर्तनांक को सूचित कर दिए। और c क्या था, निर्वात में प्रकाश की चाल था, तो c बटा v। मतलब कि जो माध्यम हम लेंगे, पहले क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल को रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा माध्यम दिया जाएगा उस माध्यम में भी प्रकाश की चाल होंगी, तो उस दोनों का क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है, उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक का भी आप डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, ये भी आप याद कर लोगे। अब उसके बाद आता है आवर्धन। क्या है बाबू, बोलिएगा, आवर्धन। आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, कहा जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, है ना, आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन भी हो गया। यहाँ से देखिए अपवर्तनांक भी आप याद कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरे का। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है बाबू, 2.42 होता है। अपवर्तनांक भी आपको समझ में आ गया होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अपवर्तनांक देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को भी शो करता है, जैसे अपवर्तनांक हो गया। तो चलिए अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन बन गए हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग आप याद कर लेना, अवतल दर्पण का उपयोग याद कर लेना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कर लेना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। परावर्तन वाला में था बचा होगा, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं अपवर्तन वाले टॉपिक पे। अपवर्तन ज़्यादा देर का नहीं लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, प्रकाश के अपवर्तन क्या है। हम जो बोले हैं उसको भी आप याद कर सकते हैं, या आपके नोट्स में जो होंगे उससे भी आप याद कर लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के नियम को लिखे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है, प्रकाश के भी अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, सुनिएगा, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। और आपतित किरण और अपवर्ती क्या है, आपतन कोण, है ना, नहीं आपतन सॉरी कहेंगे। जैसे उसका दूसरा नियम होता है, देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है कि प्रकाश के किसी भी वर्ण के लिए, है ना, जैसे उसका एक सूत्र होता है म्यू बराबर, जरा ध्यान देखिए दीजिएगा, म्यू बराबर साइन आई बटा आर होता है, साइन आई बटा साइन आर। तो प्रकाश की किसी वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को भी हम परिभाषित कर देते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का यह क्या होता है, अनुपात होता है, और सूत्र होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी बता दिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उसको थोड़ा सा आप अपने भाषा में बनाकर उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, एक विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है। तो विरल माध्यम उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है, और सघन माध्यम उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश की माध्यम क्या होता है, प्रकाश का चाल कम होता है। तो जैसे हम विरल माध्यम में मान लेते हैं हवा ले लिए और सघन माध्यम में कांच ले लिए, तो ज़्यादा किस में प्रकाश की चाल होगी, हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। तो विरल मतलब समझ लीजिएगा कि प्रकाश की चाल ज़्यादा और सघन में मतलब कि चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल कम होगी। चलिए इतना तक आप तो समझ गए, यह भी आपको समझ में आ गया। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, ये सब भी आप क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक भी हो गया, कोई भारी चीज है नहीं। केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है बाबू, दूसरा चैप्टर भी हम आज कंप्लीट करेंगे। तीसरा चैप्टर धातु अधातु प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है, उसे आप पूरा एक लाइन से देख ले, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, मात्र 10 मिनट
8 मिनट 9 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए, बहुत ही अच्छा बनाए हुए हैं वीडियो। चौथा चैप्टर हाइड्रोकार्बन का पूरा सेक्शन बनाया गया हुआ है, और उसमें का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको डाल दूंगा क्वेश्चन बैंक के थ्रू, ठीक है। तो ये जो आपका जो थ्योरी क्लासेस चल रहा था ये चलेगा, और अब जो आपका अगला वीडियो होगा वह पूरा क्वेश्चन बैंक का निचोड़ होगा, पूरा क्वेश्चन बैंक का जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म और लवण। क्या नाम है चैप्टर का? अम्ल भस्म और लवण। तो अम्ल भस्म और लवण से देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि आर्हेनियस के अनुसार, देखिए एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल भस्म को परिभाषित करिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जरा करेंगे नोट, आपको याद रखना है, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार, है ना, आर्हेनियस के अनुसार आपको अम्ल भस्म की परिभाषा लिखनी है। अम्ल का परिभाषा और किसका परिभाषा लिखना है? भस्म का परिभाषा। तो अम्ल क्या कहता है कि आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल को जब आप जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है, और भस्म को जब आप जल में मिलाते हैं तो OH माइनस आयन देता है। जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ये भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रखिएगा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है। भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और लवण स्वाद में कैसा होता है? नमकीन, जैसे NaCl को कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल भस्म को परिभाषा पूछेगा। फिर एक क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो फर्स्ट चैप्टर में भी आपको हमने बताया था, वो आप नोट किए होंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। यहाँ तक भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो एक आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, सूचक क्या है? बाबू देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सूचक। सूचक क्या है? फिर आपका पूछता है अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करे। अम्ल एवं भस्म भी लिख सकते हैं आप, उसको क्या करते हैं? जल में मिला देते हैं तब क्षार हो जाता है। तो अम्ल एवं भस्म में अंतर स्पष्ट करे, अंतर स्पष्ट करे। चलिए बाबू जरा समझिए सूचक क्या है। सूचक एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है कि जो अपने रंग गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय उदासीन होने की क्या करता है? सूचना देता है, उसे सूचक कहते हैं। अम्ल एवं भस्म में अंतर पूछता है तो अम्ल को कहिएगा स्वाद में खट्टा होता है, भस्म को कहिएगा स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, भस्म जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो अम्ल भस्म में भी अंतर आप देख लिए। अब हम आपको आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। जैसे एक पूछता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या उसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा जो होता है वह किस विधि द्वारा बनता है? तो क्लोर विधि द्वारा बनता है, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, ये भी आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिए थे, विरंजक चूर्ण दिए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट दिए थे। देखिएगा इसको भी आप याद कर लीजिएगा। NaHCO3 के बनाने की विधि, क्या बोलेंगे? बनाने की विधि, NaHCO3 के बनाने की विधि, उपयोग, ये सब आपको देता है, गुण दे देता है, उपयोग कहता है लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सब भी आप याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। NaHCO3 बनाने की विधि, गुण, उपयोग को लिखे। तो NaHCO3 कैसे बनता है? तो अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या मिला देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्रवाहित कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का बहुत गुण है, गुण भी आप देख सकते हैं, उपयोग आपको हम बताए हुए हैं। गुण बनाने की विधि और उपयोग भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या है कि उपयोग इसका क्या क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग फेयर में आपका दिया होगा, बनाने की विधि उसका एकदम एग्जाम्पल के साथ आप कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो को भी बनाया है कि एक वीडियो मेरा था सोडियम बाइकार्बोनेट का, उसमें गुण उपयोग सब हम बताए हुए हैं, उसको भी देख सकते हैं आप। उपयोग लिखे तो उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का जब हम कोई खाना वाना बनाते हैं, जैसे खास्ता वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम मुलायम करने में हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडे का उपयोग करते हैं। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है खाने वाले सोडे का सूत्र। फिर आगे बढ़ते हैं जब हम, तो देखिए आपसे पूछता है विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र पूछता है आपसे, हम ये बताए भी हुए हैं आपको। इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग 5 नंबर में केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर से भी क्वेश्चन सवाल बनते हैं, आप लोग अपना याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछता है, प्लास्टर फेयर में आपको मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि,
जो है अपना देख लीजिएगा, ओके ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि है। फिर आपका विरंजक चूर्ण आपका हो ही गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, धोवन सोडा Na2CO3, Na2CO3 का बनाने की विधि है ना, बनाने की विधि भी देख लीजिएगा आप लोग। तब बनता कैसे है, बोलिए, बनाने की विधि और उपयोग आप देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप देख लिए, विरंजक चूर्ण भी देख लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी देख लिए। उस चैप्टर में का जितना बनाने की विधि है उस सारे को आप रट जाइएगा। 5 नंबर के जब केमिस्ट्री से सवाल एग्जामिनर करते हैं तो वह दूसरे चैप्टर को ही सिलेक्ट करते हैं। दूसरे चैप्टर में का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ऐसा होता है कि जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, जिसको आप कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना, क्या कहते हैं उसको, धोवन सोडा, है ना। धोवन सोडा का सूत्र आपसे पूछेगा तो ये फिर आपका नीला थोथा है, CuSO4 इंटू 5H2O, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से इतना बन गया, लेकिन एक जो भी कुछ है याद करने का है कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को ना गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो क्या बन जाता है कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, धोवन सोडा बन जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। दूसरा चैप्टर में का जो इतना क्वेश्चन है आप इसको याद कर जाएंगे। एक क्वेश्चन बनता है जिसको आप नोट कर लीजिएगा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है, ओके ना। तो इतना जो क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट चैप्टर से था, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। धोवन सोडा के 2 उपयोग को लिखे, है ना। जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो 2021 में पूछा हुआ था धोवन सोडा या बेकिंग सोडा, है ना, यही 2 में से 2 उपयोग हम लोगों से 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो आप उसको याद कर लीजिएगा, भारी ज़्यादा नहीं है। जितने क्वेश्चन मेरा जो वीडियो उपलब्ध हुआ है MPS मोटिवेटर चैनल पे, जितने रिवीजन क्लास 7 मैंने लेकर आया था, अगर मान लेते हैं कि सारे वीडियो में 3 ही क्वेश्चन हो, 4 ही क्वेश्चन हो, तो 7 में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 28 क्वेश्चन हो जाते हैं। 28 से 30 क्वेश्चन कम नहीं है, और वीडियो आप देखिएगा और आपको याद हो जाएगा, इतना को तो गारंटी हम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको देखें और आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, और समझ में आ जाता है तो आप उसको याद भी कर लेते हैं, ठीक है। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहते हैं। पीएच स्केल बता दीजिएगा कि पदार्थ के अम्लीयता को चेक करता है, पदार्थ की क्षारीयता को चेक करता है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच का अर्थ होता है शक्ति, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच स्केल 2 नंबर का क्वेश्चन अगर बना है पीएच स्केल बना लेगा, लेकिन पूछ देता है 5 नंबर में, इस बार सेंटअप एग्जाम में पूछा था दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का वर्णन करे। तो पहला पूछता है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। पहला क्वेश्चन पीएच से बनाना होगा, तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका, ठीक है, अम्ल की भूमिका हमारे अमाशय में पूछेगा। दूसरा सवाल आपसे पूछता है दौड़ते समय खिलाड़ी, देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन बन जाता है। दौड़ते समय खिलाड़ियों के शरीर में दर्द क्यों होता है, ये भी हम आपको बताए हुए हैं। तो देखिए जब दौड़ता हुआ खिलाड़ी होता है ना, तो उसके शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और लैक्टिक अम्ल वह अम्ल होता है जो शरीर में दर्द या करापन ला देता है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होता है, भोजन को पचाने के लिए होता है। जैसे अम्ल का जो भी पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। अम्ल जो होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। क्या होगा बाबू, 7 से कम होगा। और अम्ल ना लीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को क्या करता है, लाल करता है।
और जो भस्म होता है, क्षार होता है, क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से क्या होता है, अधिक होता है। देखिए आपको भस्म मिलेगा तो समझ जाइएगा कि अगर क्षार मिला तो जल में विलेय भस्म को ही क्षार कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस नीला को लाल किया और यह लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। और जो लवण होते हैं जैसे उदासीन विलयन होते हैं, ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो जैसे जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यह इतना जो चीज़ बताया गया है या याद रखिएगा, अम्ल को हाइड्रोजन आयन में यह हो जाता है, क्षार हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो तीसरा चैप्टर भी था, तीसरा चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना है, सोना चांदी प्लेटिनम वाला, जो धातु अधातु में भौतिक गुण पर आधार पर अंतर, रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। तो मतलब क्या है कि वो ज़्यादा भारी नहीं है, हम क्वेश्चन लिख देंगे, सारे क्वेश्चन को आप एक लाइन से नोट डाउन याद करते चले जाइएगा। समझाती है श्रेणी हो गया, बहुत सारी चीज़ है, हाइड्रोकार्बन हो गया या संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर हो गया। तो क्या है कि अब हम आपको केवल क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को आप केवल देख लीजिएगा, क्वेश्चन को आप केवल समझ लीजिएगा, हो जाएगा इतना में। चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास इतना मात्रा में शेयर करें कि यह वीडियो पूरे सारे जगह क्या हो जाए कि चले जाए और ये सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी तरह से कर सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।